1912 में पहली बार इंडियन टीम को इंग्लैंड भेजा गया था। पहली जो टीम थी उसे स्पॉन्सर करने वाले और उसी को कैप्टन करने वाले महाराजा पटियाला थे, भूपिंदर सिंह जी थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आईसीसी वाज इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, इट वाज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल व्हाट वी सी टुडे। 28 के आसपास बीसीसीआई का एग्जिस्टेंस आया। संजू सैमसन कंट्रोवर्सी थी, वो क्या केरला क्रिकेट एसोसिएशन किसके साथ अलाइन हुई, सबको पता है। वहाँ जो गवर्नमेंट है वो बीसीसीआई के साथ ही सेम पिक्चर दे रही है। तो एक प्लेयर हु इज गेटिंग ऑल द लाइमलाइट, आप ये नहीं देख रहे हो कि हमारा फाइनली रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कि हमारी स्टेट से एक बंदा आईपीएल क्रिकेट टीम का कैप्टन है, इंडिया का ओपनर है। जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन है उसकी कंप्लायंस मानना पड़ता प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स की प्राइवेसी को हैम्पर करती है। अब नाडा के साथ भी सेम चीज हो जाती है। आप सोचो जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो किसके पास है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। 1751 में पहला मैच खेला गया था जो कॉलोनाइजर्स थे ब्रिटिश और प्लस सेटलर्स के बीच में। तो ऑब्वियसली पहला प्रोविंस हमें पता है कि बैटल ऑफ पलासी के आसपास जो 1757 के आसपास हुआ था, उस टाइम पे सारा मेजर फोकस वाज अराउंड बंगाल ओनली। तो जो पहला क्रिकेट क्लब था वो भी 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब आया था, विच वाज द सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड। सबसे पहला 1787 में एमसीसी, जो कि क्रिकेट के सारे रूल सब लिखता है। अब सोचो कि ऑस्ट्रेलिया में 1788 के आसपास ब्रिटिशर्स सेटल होने शुरू हुए हैं, तो उसके जस्ट 4 साल बाद 1792 में इंडिया में इवन कलकत्ता क्रिकेट क्लब एग्जिस्ट करता था। बाद में उसमें फुटबॉल, रग्बी वो सब भी ऐड हुआ, पर वो लेटर ऑन हुआ। और कलकत्ता क्रिकेट क्लब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इसी ने आगे चल के नींव रखी बीसीसीआई की इंडिया में भी। पारसीज वाज द फर्स्ट कम्युनिटी। 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम ईस्ट से वेस्ट पे आए तो फिर जो लोकल कम्युनिटीज थी वहाँ पे भी। उससे पहले तो ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन्हीं के बीच में ज़्यादा मैचेस था, मतलब कि क्लासिस्ट गेम थी ज़्यादा, यू कैन से। पारसीज वर लाइक द टॉप मोस्ट कम्युनिटी। हाँ, मतलब ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक थे, ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड थे, पता है टाटाज ये सब वहीं से आते हैं। एंड उसके बाद फिर हिंदूज ने भी पिक किया, तो उन्होंने आई थिंक अराउंड 1886 के आसपास हिंदू जिमखाना क्लब केम अप। एंड फिर तो सबको पता है कि क्वाड्रेंगुलर सीरीज, पेंटांगुलर सीरीज मुंबई में होती थी जो रिलीजन बेसिस पे होता था। इसकी भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो दिस इज हाउ थिंग्स पिक्ड अप। एंड उसके बाद 1912 में पहली बार इंडियन टीम को इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें जो महाराजा पटियाला हैं, फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्यों पटियाला इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है। जो मैंने पहले भी कहा था, बहुत रील्स में भी मैंने शेयर किया है कि पटियाला वाई इट होल्ड सो मच वैल्यू, की पावर सेंटर था बहुत सालों तक। जब मैं भी वहाँ महारानी क्लब या ध्रुव पांडव स्टेडियम से खेला हूँ तो दिखता था कि वाई इट इज़ द पावर हाउस ऑफ इंडियन क्रिकेट, बिकॉज 1912 में पहली जो टीम थी उसे स्पॉन्सर करने वाले और उसी को कैप्टन करने वाले महाराजा पटियाला थे, भूपिंदर सिंह जी थे उस टाइम पे। तो वो इंग्लैंड लेके गए टीम को, वहाँ पे वो मिस्टर किंग जो मिस्टर आर्थर थे, सर आर्थर थे, उनसे मिले, जो कि उस टाइम पे इंग्लैंड को एशेज में भी लीड कर चुके थे, कैप्टन कर चुके थे। उनसे मिले, बात की कि आई वांट टू टेक अप क्रिकेट एट अ बिगर लेवल इन इंडिया। तो उस टाइम पे आईसीसी वाज इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, इट वाज नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल व्हाट वी सी टुडे। तो इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल ने इनफैक्ट उस टाइम पे जब लंदन में अपनी मीटिंग्स रखी थी तो वहाँ पे कलकत्ता क्रिकेट क्लब को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो हम सोच सकते हैं कि उस टाइम पे दे ऑल्सो हैड प्लान्स की, बिकॉज रीजन क्या था ना, ब्रिटिशर्स ऑल्सो सॉ इट एज अ कॉलोनियल टूल। उनको लगता था कि जैसे ब्यूरोक्रेसी एंड एजुकेशन उन्होंने वो क्लासिस्ट क्रिएट किया था ना, कि जो हमारी टाइप की एजुकेशन में है, दे आर नाउ लाइक आर वेल बिहेव्ड ऑफिसर्स हु आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, वो करेंगे हमारे बिहाफ पे। तो वो क्रिकेट के साथ भी वैसा सही मेंटालिटी रखते थे। तो अगर आपने देखा हो तो इवन अमेरिका में और अर्जेंटीना में क्रिकेट वॉज पिकिंग अप लाइक एनी थिंग। The US was supposedly the 3rd or the 4th best team, and then Argentina. They never picked up. क्यों? Because Argentina पहली बात तो was not under the colonial rule, British rule के अंडर नहीं था, और US तो सभी इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो ICC इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल का ये उस टाइम पे मैंडेट था कि जो क्राउन के नीचे नहीं है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज नहीं है, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो जस्ट बिकॉज कि वो रिकॉग्निशन जो नहीं मिली, दैट्स व्हाई वी डोंट सी टीम्स लाइक अर्जेंटीना और यूएस। क्लब कल्चर अभी भी बहुत स्ट्रांग है, अभी भी बहुत सारा, बहुत अमेजिंग लेवल ऑफ क्लब्स एग्जिस्ट, क्रिकेट क्लब्स।
या अर्जेंटीना अपने आप में बड़ा क्यूरियस सा केस है. इट कुड हैव बीन द वर्ल्ड पावर आल्सो. वो एक टाइम पे तो इकोनॉमी के बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा था. देखो ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो उनकी कितनी ब्रिलियंट है, कितने सारे मिनरल रिसोर्सेज और सिल्वर, ये वो बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है. जस्ट दैट इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पुअर गवर्नेंस एंड पुअर इकोनॉमिक मॉडल्स. अदरवाइज इट कुड हैव इवन आउटरन यूएस आल्सो. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज बॉर्डरलाइन चैलेंजिंग यूएस आल्सो. तभी तो यूएस इज सच अ अमेजिंग मॉडल कि वो थ्रू द टाइम्स, टेस्ट ऑफ टाइम्स को भी झेल के इस तरह से एग्जिस्ट कर गया. ठीक है ना, दैट्स अ स्टोरी फॉर सम अदर डे. तो उसके बाद जब आर्थर ने उस टाइम पे महाराजा पटियाला को कहा कि ठीक है करते हैं, बीसीसीआई बनाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, और इंडिया को भी आईसीसी का पार्ट बनाते हैं, पर पहले आप लोगों की सहमति तो लो. तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस बुलाई जहाँ पे जितनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी उन सबको बुलाया. वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिया वाज एट दैट टाइम. कुछ जगह ऐसी थी जो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल थी, कुछ ऐसी थी जो बेसिकली आप कह लो कि वैसाल्स थी, कि वहाँ पे राजे अभी भी थे बट वो इनडायरेक्टली कंट्रोल होते थे. तो उन सबको भी कॉमन पेज पे लेके आना बहुत ज़रूरी था. तो सभी को, दिल्ली की रियासत थी या अवध था, पंजाब था, उन सबको बुलाया गया, एक कॉमन पेज पे लेके आया गया. और फाइनली मद्रास में ये 1928 के आसपास बीसीसीआई का एग्जिस्टेंस आया. तो ये ऑलमोस्ट 100 years अवे नाउ, ऑलमोस्ट 100 साल आगे हम आ चुके हैं. तो प्राइवेट बॉडी थी उस टाइम पे भी. ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंडर तो आता ही नहीं था. गवर्नमेंट के अंडर तो क्या भी आता, हमें तो उस टाइम पे नॉमिनल स्टेटस भी नहीं से मिला था. तो देन 1934 में रणजी ट्रॉफी शुरू हुई. उसका नाम पहले तो डोमेस्टिक ट्रॉफी था. 2 साल के बाद 1935-36 सीजन में उसका नाम रणजी ट्रॉफी रखा गया, जिसका इंस्पिरेशन था रणजीत सिंह जी, जो कि नवानगर के राजा रह चुके थे और इंडिया से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले पहले प्लेयर थे. उस टाइम पे क्या हुआ कि बीसीसीआई सेड कि हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस को नहीं मानते, हमें मैच करवाना है, गवर्नमेंट कुछ और भी कह रही है, वी डोंट वांट. तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट तक केस गया. तो सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने ये कहा था कि जो टीम खेलती है हमारी, वो बीसीसीआई की टीम है, वो इंडिया की टीम नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग अंडर द फ्लैग और एनी नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. ओके. तो जो अगर आप स्टार देखते हो ना हेलमेट के ऊपर, हाँ. वो जो इंडिया का बेसिकली स्टार एम्बलम है, उसे 90% मिलता जुलता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम. तो जैसे हम देखते हैं कि प्लेयर्स उसे चूम भी रहे होते हैं ऑल, तो इट्स लाइक, ऑब्वियसली आई एम नॉट वेरी श्योर, इवन प्लेयर्स वुड ऑल्सो नो दिस, बट टेक्निकली इट इज नॉट द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. जो स्टार ऑफ इंडिया है वो नहीं है, वो 90% सेम है उससे, पर वो उसी से इंस्पायर होकर डिजाइन बना था. इसको लेके भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, इसको लेके काफी बार कोर्ट केसेस भी हुए कि इसे चेंज करो, इट इज अ डिस्गाइज एंड एवरीथिंग, पर वो 90% सेम है, इट इज नॉट 100% सेम. इट्स नॉट द एक्चुअल स्टार ऑफ इंडिया एम्बलम, क्योंकि वो तो अब यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, यू आर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एन एनजीओ, बट यू आर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. तो इस पे क्वेश्चन आया. तो फिर उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, तुम टीम का नाम बीसीसीआई कर दो, तुम इंडिया वर्ड यूज भी कैसे कर रहे हो, तो हाउ यू कैन नॉट यूज द वर्ड इंडिया देन. दैट इज व्हेन बीसीसीआई डिसाइडेड कि ओके, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, पर हम गवर्नमेंट की चीज़ों को चैलेंज नहीं करेंगे. जो नेशनल स्टांस होगा वही अल्टीमेटली हम भी फॉलो करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया पाकिस्तान से मैचेस नहीं है तो पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे, और बाकी सारी चीज़ों को हम, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो ओवरऑल आउटलुक ऑफ द कंट्री, हम उसी को एडहर करेंगे, हम गवर्नमेंट के बियॉन्ड नहीं जाएंगे. दैट इज वाई काफ़ी बार पीसीबी इन सबसे प्रेशर आता है ना, कि आप क्यों नहीं खेल रहे हो, आप तो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, आप तो एक प्राइवेट बॉडी हो, वाई आर यू नॉट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द, जो भी हमारा जो आईसीसी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके साथ. आईसीसी में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन इंडिया का बीसीसीआई ही है, पर इंडिया की तरफ से दे आर नॉट, मतलब कि ऑफिशियल वो नहीं है ये. इंडिया की तरफ से वही ऑफिशियल है, बट दे आर नॉट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट. और कोई ऐसा ऑफिशियल बोर्ड और एग्जिस्ट नहीं करता है. प्राइवेट बॉडी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आईसीसी, तब भी ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है द डोमेस्टिक लेवल. और अब ये सोचो कि अर्जुना अवार्ड हो गए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गए, इन सब के लिए बीसीसीआई प्लेयर्स को रिकमेंड करती है, बट दे आर नॉट एफिलिएटेड टू इंडियन गवर्नमेंट. इट्स नॉट अ नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी जिसके अंडर आते हैं. दे आर प्राइवेट प्लेयर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड बीसीसीआई. तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर. इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स. ईसीबी में भी है, ईसीबी के साथ भी है, आयरलैंड के साथ भी है, वेस्ट इंडीज के साथ भी है. वेस्ट इंडीज तो कोई कंट्री ही नहीं है ना. इसीलिए बीसीसीआई को कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि उनको ग्रासरूट लेवल पे क्रिकेट को इंप्रूव करना है.
तब भी हो रही हैं चीजें, इट्स अ मिरेकल, बट उनकी तरफ से नहीं है, तो ऑब्लिगेशन किसका है? स्टेट बोर्ड्स का। और आप ये सोचो, स्टेट बोर्ड्स किसके अंडर आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। तो जो जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, मान लो केरला का एग्जांपल लेते हैं, केरला में तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पे, तो वो रन करेंगे, और वो तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ सेम पिक्चर पे भी नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कहाँ भी कहानी यही है। तो अब वो ऑब्वियसली, अब वो क्या लॉबी नहीं करेंगे? वो केरला नहीं चाहेगा कि जो मेरा प्लेयर है वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करे, या वेस्ट बंगाल नहीं चाहेगा कि मेरे जो ईस्ट लॉबी है वहां से प्लेयर आए। और जो बीसीसीआई है उसमें ज्यादा कंट्रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इतने मेजर चीजों पे सेम इशू पे नहीं आ पाते। डू यू थिंक सो दैट कैन इवन हैपन? लोकल लेवल पे आप देख लो, अगर मैं लुधियाना क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूं तो जो पावर में होती है मोरलेस वही गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है इन सब बॉडीज को भी। तो जो पहले वेस्ट लुधियाना से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ही वाज द हेड, तो उनके प्रेफरेंस ऑर्डर भी था, उनको था कि जो मेरे प्रेफर्ड प्लेयर्स हैं या मेरे इकोसिस्टम से आते हैं उनको मैं सपोर्ट करूं। और आप सोचो कितने माइक्रो लेवल पे ये सपोर्ट उनको चाहिए। आप जिस कहाँ के काउंसलर हो, आप चाहोगे मेरे उस रीजन में से, वेस्ट लुधियाना का भी अगर एक सिविल लाइन एरिया, तो वहां से जो बच्चा खेल रहा है वो इन लुधियाना टीम में आए। आप ये सोचो पूरे अगर सब कुछ हम मिला लेना, बीसीसीआई एक साल में रफली 1846 मैचेस करवाती है। अगर मैं अंडर 16 ये सब गिना लूं, मतलब ऑन एन एवरेज आप एक दिन के 5 मैचेस गिन रहे हो। अब वहां पे सोच सकते हो कितने, ऑलमोस्ट 10,000 प्लेयर्स, 20,000 प्लेयर इन्वॉल्व है। जितने स्टेट बोर्ड एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट सबसर्विएंट। कोई रीजन क्या है कि आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन अलग हो सकता है। प्लस अगर मैं पीसीए की बात करूं फॉर दैट मैटर, जो मिस्टर बिंद्रा थे, वो पीसीए के प्रेसिडेंट कितने साल, ऑलमोस्ट 30 साल रहे हैं। इसको डेमोक्रेटिक तो कह ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, कैसे कर दोगे आप? इट्स लाइक आप स्टेट बोर्ड में ये सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि 25-30 साल के लिए बैठे रहते हैं लोग, और फिर उनकी मोनोपोली हो जाती है। जो उनको पसंद है वो प्लेयर ऊपर जाएगा, जो नहीं है उनको तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इतनी सेंट्रलाइज्ड लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं एट दैट, उनको एक ऊपर लेवल पे सेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको कोई कंसिडरेशन सेट में भी नहीं रखता। अब यार जीसन अंसारी देख लो, कितने सालों से धक्के खा रहे थे, वो तो कंसिडरेशन सेट से बाहर हो चुके थे। कब से आईपीएल खेले वो? ऋषभ पंत वाले एरा से खेल रहे हैं, ऋषभ पंत की टीम में थे वो 2016 वाली, और कहाँ गायब भी हो गए इतने साल। और मतलब एक सिंपल और चीज़ सोचो, मैं जब खुद खेला हूँ पटियाला में, तो हमारे वहाँ पे एक बॉलर था, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसे हम वसीम बोलते थे, बिकॉज ही वॉज, हवा में स्विंग होती थी उस बच्चे की बॉल 13-14 साल की एज में। हिटर था, जेन्युइन पेस, मतलब मैं उसे खेला हूँ नेट्स में, मेरे से तो टच भी नहीं होती थी कई बार, तो इतना उसकी बॉल होती थी। उसको कभी ट्रायल्स तक का मौका नहीं मिलता था, बिकॉज हिज डैड वाज अ ड्राइवर इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ पटियाला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ड्राइवर थे। तो ही कुड नॉट इवन गेट द ट्रायल्स। नो डाउट चीज़ें फ़र्क आई हैं, आईपीएल ने इस चीज़ को काफ़ी ब्रेक किया है कि अब हम ऐसे ऐसे प्लेयर्स को जगह आते देख रहे हैं, जैसे अब विग्नेश पुथूर हैं जिनके फादर ऑटो चला रहे थे, जो कभी कंसिडरेशन सेट में आते ही ना, जो कभी केरला के लिए तो कभी शायद खेल भी ना पाए, पर वो कहाँ एमआई के लिए खेल गए, शायद 1-2 सालों में इंडियन टीम में भी आ जाकर अपने को पिकअप कर लेते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो एग्जांपल्स ही नहीं अब खत्म होते। तो ये मैंने तो खुद अपनी आंखों से वो चीजें देखी हैं। प्रैक्टिकली सोचो, उन्होंने भी तो ये जोनल इकोसिस्टम को, ये जो पॉलिटिक्स है, इसको तोड़ने की कोशिश की थी। जो हमने वो रिसर्च डेवलपमेंट विंग वाली बात की थी, हमने पूरा पॉडकास्ट किया था, ही वांटेड टू बेसिकली कम अप विद अ डेमोक्रेटाइज्ड वे ऑफ सिलेक्शन ओनली, कि जो जोनल पॉलिटिक्स से बाहर निकाल पाऊं। पर शरद पवार ने आते उसे वापस ले आए 2006 में, क्योंकि उनको लगा कि यार उससे पॉलिटिकल लोग नाराज हो जाते हैं। बिकॉज आप ये सोचो, लोकल लेवल पे आई कैन गिव यू एग्जाम्पल्स इन माई ओन सर्कल्स जहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस ने इसके लिए अपने पॉलिटिकल स्कोर्स को सेटल करने के लिए भी किया है। आई हैव सीन, मतलब मेरे नोन में एक हैं, मतलब जिनके मतलब नेफ्यू का करियर गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ही वाज नॉट पॉलिटिकली अलाइंड विद दैट, और वो निहाल वाले बैच में खेला और बहुत अमेजिंग लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर था, बट अब इजीली प्लेड रणजी, उसके पास स्काउटिंग से ऑप्शंस भी थे, वो इतना ज़्यादा डीमोरलाइज हो गया उसने क्रिकेट ही छोड़ दी है। आई थिंक ही इज मूव टू इधर कनाडा और वेदर ही इज इन इंडिया आई डोंट नो, मैं 2-3 साल पहले मिला था। तो चीज़ें इस तरह की है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है एज फार एज बीसीसीआई इज कंसर्न्ड, बिकॉज आप बीसीसीआई को तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन कर पाए, पर स्टेट बोर्ड जैसे काम नहीं कर रहे हैं ना, और स्टेट बोर्ड में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, उसमें सिटी लेवल पे पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, स्टेट लेवल पे अलग हो सकती है, नेशनल लेवल पे बिल्कुल अलग हो सकती है। तो वहां पे हर सिटी, हर मोहल्ला चाहेगा मेरा प्लेयर ऊपर जाए, तो उनको फिर अलाइन करके आप ऊपर लेके आओ
स्टेट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल से मेक श्योर करो कि जोनल पॉलिटिक्स से आप बाहर निकलो, फिर मेक श्योर करो आप ऊपर आ जाओ. दैट इज वाई बीसीसीआई ने इतने साल क्या किया, इन्होंने सिर्फ 6 या 7 सेंटर्स रखे. मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, इन सेंटर से जो लोग आ रहे थे वो इजीली इंडियन टीम में घुस रहे हैं. ऑब्वियसली चंडीगढ़ बिकॉज ऑफ पीसीए, और जो बाकी बेचारे फिर शक्लें देख रहे थे. वी हैव टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू पीपल हु हैव बीन एबल टू ब्रेक दिस मोनोपली. पटौदी का काफ़ी उनमें नाम आता है. नवाब पटौदी को तभी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. उन्होंने बिशन सिंह बेदी ऐसे ऐसे प्लेयर्स को चांस दिया जिससे चलते फिर ऑब्वियसली आगे जाके कपिल देव ऐसे ऐसे प्लेयर्स निकल के आए. जगमोहन दालमिया को बहुत क्रेडिट जाता है इसके लिए, बिकॉज उन्होंने एक जो सिस्टम क्रिएट किया उससे हमें MS धोनी, सुरेश रैना ऐसे प्लेयर्स मिले. अदरवाइज ये सारे प्लेयर्स कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे इंडिया के लिए खेलने का. बीसीसीआई जब अब जितने भी मैचेस होते हैं जो इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया न्यूजीलैंड है, तो अब जो उसकी बीसीसीआई क्या स्टेडियम्स, जिन भी स्टेडियम्स में होता है वहाँ पे बीसीसीआई पे करती है कि सिक्योरिटी को पे करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है. ऑलमोस्ट 50-60 लाख के आसपास दे हैव टू पे फॉर एन ODI T20 फॉर पुलिस. ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करती है. इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में हम तभी जब 2009 में हमारे यूनियन इलेक्शंस थे उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में IPL को शिफ्ट किया गया, बिकॉज तब गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम इलेक्शंस के चलते आपको IPL में सिक्योरिटीज नहीं दे पाएंगे. 2014 में भी सेम ही हुआ था इसलिए. और ये रेट्स कैसे फिक्स होते हैं? आई थिंक मतलब ऑब्वियसली बेस्ड ऑन, बिकॉज क्या आपको उस टाइम 1 या 2 दिन के लिए जो पुलिस फोर्स लग रही है उनके क्या खर्चे हैं. अच्छा एग्जाम्पल दिया, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कैसे एग्जिस्टेंस में आया? वानखेड़े क्यों आना पड़ा? बिकॉज उस टाइम पे ब्रुबॉन तो एग्जिस्ट करता ही था, बिकॉज ब्रुबॉन वाज नॉट ऑन द सेम पेज विद BCCI. वहाँ पे जो मतलब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन था वो अलॉय नहीं कर रहा था. तो दैट्स वाई जो उस टाइम मिस्टर वानखेड़े थे, जो खुद बहुत स्टूट पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक अलग स्टेडियम इंट्रोड्यूस किया और लगभग 50 साल पहले. और नाउ इवन BCCI का हेडक्वार्टर भी वानखेड़े में एग्जिस्ट करता है. तो अब सोचो ना कि दिस इज हाउ द एंटायर इकोसिस्टम केम इनटू इट. बिकॉज आप पावर सेंटर आपके हाथ में आ गया तो प्रेफरेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लोकल प्लेयर्स का. यार प्रेफरेंस के साथ साथ ना इट गोज बैक टू द सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज प्लेयर्स निकलेंगे तो वो अपने अकेडमीज बनाएंगे, पैसा डालेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर हो ही जाएगा ना. करंट गवर्नमेंट की जो 2 स्टेट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, गुजरात है और उत्तर प्रदेश है, तो जो 2 नई IPL टीम्स आई हैं वो इन 2 में ही आई, लखनऊ एंड गुजरात. वो यही रीजन है क्योंकि वहाँ पे दे आर मोर कंफर्टेबल विद लोकल बोर्ड्स. दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन द स्टेडियम्स आल्सो. वाराणसी में वी नो सच अ बिग स्टेडियम इज कमिंग अप. हरियाणा में इज अ ह्यूज स्टेडियम इज कमिंग अप. तो वो तो है ही है चीज़ें. देखो एंड ऑफ द डे 18,000 करोड़ की लिक्विडिटी पे आप बैठे हो, ठीक है ना. मैंने जितना पॉलिटिशियंस के साथ खुद पर्सनली इंटरेक्ट किया है, काम किया है पास्ट लाइफ में, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए, उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि वो ना पावर को लेके ज़्यादा हंग्री होते हैं. वो पैसे को लेके उनको तो मैटर नहीं करता. पैसा उनको पता है इंक्रीमेंटल चीज़ नहीं है. 100 से 101 होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा. पावर 100 से 101 होगी बहुत फ़र्क पड़ेगा. तो इसलिए उनको भी होता है कि फंड्स हैं तो डिप्लॉय करो. मतलब मैंने जनरली बहुत बहुत रिसेप्टिवनेस देखी है पॉलिटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. उनके अराउंड ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा ख़राब होती है, वो ज़्यादा मीन मेक करने वाली होती है. तो इसीलिए जिन जिन स्टेट्स में अब मोनोपोली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपनी उन जगहों पे पैसा पंप कर रहे हैं. और वहाँ हम थोड़ा डेमोक्रेटाइज वे ऑफ वर्किंग भी देख रहे हैं कि ज़्यादा BCCI से अलाइंड भी होएगा. अब इससे सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि जो संजू सैमसन कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी. केरला क्रिकेट एसोसिएशन किसके साथ अलाइंड होएगी? सबको पता है वहाँ जो गवर्नमेंट है वो BCCI के साथ ही सेम पिक्चर पे नहीं है. तो एक प्लेयर हु इज गेटिंग ऑल द लाइमलाइट, आप ये नहीं देख रहे हो कि हमारा फाइनली रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है हमें, कि हमारी स्टेट से एक बंदा IPL क्रिकेट टीम का कैप्टन है, इंडिया का ओपनर है. अब ये देख रहे हो नहीं जी एक दिन लेट रिपोर्ट कर रहा है, ऐसे तो हमने पूरे सीजन ही नहीं खिलाना. तो ऑल दैट हैपेंड. अब BCCI ने क्यों दोबारा से रणजी का रोना करना शुरू किया? थोड़ा एक बार IPL को भी समझा दूं, फिर बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है कहानियां. इंपॉर्टेंट क्यों था BCCI के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ मूव करना टुवर्ड्स IPL, ताकि ये सब खिचड़ी से बाहर निकल. अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखो, आपको याद है हमने ओलंपिक्स वाला पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हमने कॉमनवेल्थ में सब में टीम्स क्यों नहीं भेजी. एक तो डेफिनेटली हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अंडर काम करना पड़ता, जो BCCI चाहती ही नहीं है कि हमारी ऑटोनॉमी बिल्कुल भी वहाँ पे टेस्ट हो. दूसरा कंसर्न क्या है? दूसरा कंसर्न था वहाँ पे वाडा की बात मैंने की थी कि जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन है उसकी कंप्लायंस में आना पड़ता प्लेयर्स को, जो कि प्लेयर्स की प्रिवेसी को
हैम्पर करती है। अब नाडा के साथ भी सेम चीज़ हो जाती है। आप सोचो जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो किसके पास है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। आप फॉर एग्जाम्पल कल विराट कोहली को नाडा के साथ कंप्लाई करना पड़ रहा है, एंड मे बी आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी हाइपोथेटिकल सिनारियो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया थिंक्स कि यार ये बंदे के हाथ में ज़्यादा पावर है, या मैं चाहता हूँ कि एशिया कप खेले, ये वर्ल्ड कप ना खेले, तो डोंट यू थिंक सो बिहाइंड द डोर इसके लेके ब्लैकमेलिंग्स भी हो सकती हैं? थिंग्स कैन गो हेवायर, राइट? दैट्स व्हाई बीसीसीआई हैड टू बेसिकली फाइंड अ वे कि हमारी ऑटोनॉमी ना खराब हो, और ऐसा ना हो कि हमारे प्लेयर्स को हम किसी ना किसी लूपहोल में या किसी ना किसी स्कैंडल में फंसा दें, या ब्लैकमेल होने के लिए भी कहीं ना कहीं हम एक बेस बना के दे दें। इसलिए जाके 2019 में 9 अगस्त 2019 में फाइनली नाडा के साथ हम कंप्लाई हुए, और फिर अब उसके बाद हमने देखा है कि हम एशियन टीम में 2022 में हमने कॉमनवेल्थ टीम में भी टीम भेजी वुमेन की, और 23 में हमने वर्ल्ड कप के टाइम पे इवन एशिया कप में भी टीम भेजी। और शायद अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप ना, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप ना कंसाइड कर दी होती तो शायद हम मेन टीम भी शायद चले जाती।